मिडिल क्लास हो और कर्ज के जाल में फंस गए हो। अगर आज ये पूरा नहीं जाना तो जिंदगी में कभी भी कर्ज के जाल से निकल नहीं पाओगे। क्या कारण है, किस कारण से लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं? और कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस कारण से 50 दिन के लिए आपको पैसा फ्री में देती है, कोई बगैर इंटरेस्ट के? भाई अगर आपका बाप भी आज जिंदा होगा और आप 35-40 साल के आदमी हैं तो वो भी आपको 50 दिन के लिए बिना काम के ऐसे ही अपने पैसे यूज करने के लिए 10 लाख रुपए नहीं देगा। फिर ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले क्यों पागल हो रहे हैं भाई? इन्होंने कस्टमर केयर भी बनाया हुआ है और ये जो डीएस हैं बहुत से इनको भी थ्राइड किया हुआ है। 5% तक इनको भी कमीशन दे रहे हैं, 5 से 10% के बीच में, मिनिमम 5%। अगर आपने 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया तो 50,000 रुपए उसको भी दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड देने के नाम के। आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, 50,000 रुपए उसको मिल रहे हैं। क्या कारण है भाई? 10 लाख रुपए वो हमारे को उधारे भी दे रहे हैं और 50,000 रुपए उसको भी दे रहे हैं और उधर कस्टमर केयर वाले बिठा रखे हैं। ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आप वो 10 लाख रुपए खर्च दोगे या उसमें से 5-7 लाख रुपए खर्च दोगे और आपसे वो पैसा नहीं दिया गया, उस दिन ये मिनिमम अमाउंट के नाम से आपसे 60% ब्याज लेंगे। आपने देखा होगा अगर आपने 10 लाख रुपए यूज किए हैं तो 10 लाख रुपए का बिल बन के आएगा और मिनिमम अमाउंट के नाम से 50,000 रुपए उसमें लिखे आएंगे। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की जो गणना होती है हमेशा सालाना होती है। अब 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब 60% ये आपसे ब्याज ले रहे हैं और कुछ उससे भी ज्यादा ले रहे हैं। आप अगर आज होम लोन लेने के लिए जाएंगे 6-6.5% पे आपको इजिली मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड लेने हैं तो 50 दिन फ्री के नाम पे आपसे 60% ब्याज लिया जा रहा है और 50 दिन किसी को नहीं मिलते। वो तो इनका एक बिल साइकिल है, सर्कल जिस दिन ये उसको बनाते हैं तो उसी डेट को बढ़ाएंगे। अब इन्होंने किस दिन आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया और किस दिन आपने वो पैसा यूज किया, जिस दिन बिल जनरेट हुआ उस दिन से इनके 50 दिन स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है वो 25 दिन ही आपको मिले। अब साथियों, लोग इसके जाल में फंसते क्यों जा रहे हैं? जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है वो देखा देखी एक दूसरे की रीस में बजट ना होते हुए भी एक गाड़ी ले लेते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं। वो उनका प्रेस्टीज इशू बन गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, एक गाड़ी ली। आप जितने आदमी मुझे देख रहे हैं, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, मीडियम फैमिली से हैं, तो आप इस बात के मेरे खुद से गवाह हैं। एक गाड़ी ली, ज्यादातर मीडियम फैमिली के आदमी 5 साल के लिए लोन लेते हैं। अब वो 5 साल के लिए लोन लिया। अब भाई 5 साल में बच्चे भी थोड़े बड़े होंगे, खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा और मेंटेनेंस भी लगेगी, तेल का भी रेट बढ़ेगा, फ्यूल का भी रेट बढ़ेगा और हर दिन रहतना एक समान, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं। कभी ठंडे दिन है, कभी गर्म है, कभी दिन बड़े हैं, कभी छुट्टे हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो आदमी जिएगा कभी ना कभी उसका जितने जी उसका बुरा वक्त आएगा ही आएगा, अगर वो जिंदा है तो। अगर चले ही हरिद्वार गया तो फिर क्या बुरा वक्त आएगा भाई, उससे बुरा और क्या आएगा, तो बोलो राम ही हो गया। अब जब भी आदमी फाइनेंशियल डाउन होता है, मीडियम फैमिली के आदमी, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना बंद कर देते हैं। उसको यूजलेस समझते हैं, यार पैसे तो है नहीं, छोड़ इसको। उसके बाद ईएमआई नहीं दी तो बेइज्जती इज्जत का सवाल होगा, पड़ोसियों ने पता लग जाएगा, भाई गाड़ी ले जाएंगे ठा गया। गाड़ी में फ्यूल डलवाना बंद कर देते हैं, चलानी बंद कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी में चलाते हैं, बाइक या एक्टिवा चला के अपना काम करते हैं, 2 व्हीलर यूज करने लग जाते हैं। फिर वो मरते पड़ते खपते अपने बच्चों की बेसिक जरूरत को कम करके जूते दूसरे दिलाने हैं, नाइक के दिलाने हैं, लिबर्टी के दिलाएंगे या और कोई छोटी ब्रांड उसको दिलाएंगे, बड़े स्कूल से छोटे में करवाएंगे या ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह के खर्चे बचत कर करके वो लगभग 4 साल वो पूरा करते हैं। और जब 4 साल हो जाते हैं तो कहते हैं यार ये गाड़ी तो छोटी है, सेंट्रो ले रखी है, तो कहे यार वरना ले लेंगे, वरना ले रखी है तो यार ऑडी ले लेते हैं, मर्सिडीज ले लेते हैं, पुरानी ले लेंगे, यूज्ड कार ले लेंगे। अरे भाई ये 4 साल में तो कांच लिकड़गी। चली कितनी है 4 साल में? आम आदमी गाड़ी कितनी चलती है? 12-13 हजार मुश्किल से। अब 4 साल में तो कांच लिकड़गी।
वो भरते भरते किस्त, अब 1 साल की किस्त रहेगी। अब को इसने बदलूंगा, अब घंटा बिगड़ रहेगा इसका, वक्त बदलेगा, इसमें बिगड़ के रहा। चलाई कितनी, अब भूत नहीं गए, या तो लाखों किलोमीटर चलने के लिए बढ़िया है, हरिद्वार ही चला जाएगा, इतने तक चलेगी या लोकल में, या पर्सनल अगर यूज करोगे तो, या कोई टैक्सी चलाई है गे। अब वो क्या करेंगे, नंगड़ कैसे होंगे, वो 1 साल मुश्किल से निकाल लेंगे, प्री क्लोज करके उसको लोन को दोबारा से एक नई गाड़ी ले आएंगे। अभी क्या था, अभी 10-12 हजार रुपए किस्त थी, अब क्या होगा, बड़ी गाड़ी ले तो 25-30 हजार रुपए किस्त हो जाएगी। अरे इतनी सैलरी थोड़ी बढ़ गई यार, इतनी बिजनेस से इनकम थोड़ी बढ़ गई। अब बच्चे भी 5 साल में और ज्यादा बड़े हो जाएंगे, कल ना ब्याह शादी भी करना है, नहीं बड़ी गाड़ी ले ली भाई, प्रेस्टीजियस हो गया। अब बड़ी ले ली तो उसके खर्चे भी बड़े हो गए यार, तेल भी ज्यादा फूकेगा, इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, हर चीज का खर्चा बढ़ गया। अब फिर रेट में फंस गया, रेट रेस में फिर चूहा दौड़ के अंदर फंस गया, फिर उसको भरेगा, फिर उसको जो टाइमली नहीं भरा जाएगा, फिर क्रेडिट कार्ड लेगा, फिर क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसेगा, फिर एक क्रेडिट कार्ड के ईएमआई नहीं भरेगी। अगर ईएमआई के बाद में करते हैं, पहले तो ईएमआई करते नहीं, सारे पैसे मांगते हैं, मिनिमम के नाम से ही ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो नहीं भरा जा रहा तो एक क्रेडिट कार्ड और लेगा, एक और लेगा, एक और लेगा, 5, 7, 10 ले लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं फिर भरे जाएंगे, फिर उसको कैश करवाएगा। बहुत से पेट्रोल पंप कर रहे हैं और बहुत से शॉपिंग मॉल अन्य भी बहुत जगह कैश हो रहे हैं। आप मेरे को वही आप करवाते भी हो गए, अगर क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपने, लगभग 99% आदमी इसको कैश करवाते हैं। अगर वो रेट रेस में फंस चुके हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं, इसका कैश करके उसका भर रहे हैं, उसका करके उसका भर रहे हैं, उसका करके उसका भर रहे हैं, सांस चढ़ गए हैं, हाफ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। क्यों? सिविल खराब हो जाएगा। उस सिविल को बचाने के लिए क्या सावधानी वो क्या बरतते हैं, भाई घर में 3 एसी हैं तो भाई 3 नहीं चलाने, भाई 1 चलेगा, और वो 1 भी कब चलेगा, दोपहर को 2 बजे चलेगा, शाम के 5 बजे बंद हो जाएगा, कैच लिकट जाएगी 2 बजे तक। अगर उत्तर भारत में पैदा हो रहेगा तो इसी की आदत पड़ रही होगी, तो फिर रात को 7-8 बजे नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, वो रात को 11 बजे चलेगा, और उसमें टाइमर दे दिया जाएगा, सुबह 3 बजे वो बंद हो जाएगा। गाड़ी चलानी बंद कर दी, तेल नहीं डलवा रहे हैं, इंश्योरेंस उसको हो ही नहीं रहा है, अपना इंश्योरेंस भी हो रहा होगा तो उसकी भी किस्ता रोक देंगे ना भाई, ईएमआई देनी। अच्छा भाई, फिर स्कूल की वर्दी ड्रेस जो है हल्के वाले पे लिया, बुक्स जो है किताबें जो है पुरानी ले आओ, पुराने का खुड्डा ढूंढेगा उनका, हर चीज में बचत करेगा। किस कारण से? वो कार मार रही है, अरे भाई या 4 साल चला ली, इसको चला ले यार, पेट्रोल की गाड़ी है तो 15 साल तो सरकार ही कह रही है, और 5 साल इसकी फिटनेस भी मिल जाएगी, नहीं तो फिर नंगड़ होएगा। अब अगर वो इनका मिनिमम बैलेंस नहीं भरा गया, फिर ये ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% कर देंगे। अरे तो लेना ही मिनिमम बैलेंस चाह रहे हैं भाई, मिनिमम अमाउंट ही लेना चाह रहे हैं, जिसको इंटरेस्ट है, जो इनका ब्याज है। नहीं तो अगर आपका 10 लाख रुपए का और आपने 50,000 रुपए भर दिए तो क्या नेक्स्ट मंथ क्या वो 9.5 लाख रुपए का बिल जनरेट होगा क्या, या 9.5 लाख का होगा, 25,000 कट जाएंगे, पूरे 10 लाख रुपए का होगा। ये इनका ट्रैप है, इनका जाल है। इसके चक्कर में मध्यम वर्गीय परिवार के आदमियों का ईडब्ल्यूएस में आने का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाने का, गरीब होने का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट कार्ड है। इसीलिए कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड के चुंगल से बचें। अरे आपने गाड़ी भी ले रखी है तो 10-12% मैक्सिमम ले रखी होगी, नई गाड़ी ली है तो एवरेज 7-8% पे इंटरेस्ट पे मिल जाती है, पुरानी का भी लोन करवाया होगा तो 10-12% पे मिल जाती है। फिर क्या कर रहे हैं लोग, उसको टॉपअप करवा रहे हैं, पर कहीं का टॉपअप करवा ले, कितनी मती बचत कर ले, अपने बच्चों का पेट काट काट के सिविल को बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और उनको खुद से पता है कि अगले 7 महीने के बाद 2023 आ जाएगा और फिर पैसे नहीं है। यार प्यारे रिश्तेदारों को, जीजा से, साले से, भाई से, भतीजे से, चाचा से, ताऊ से उधारे ले लेके पैसे भर रहे हैं। 7 महीने के बाद कहां से भरोगे? अगर पैसे नहीं है और ऐसा लग रहा है कि 7 महीने के बाद नहीं भरे जाएंगे तो स्टॉप लॉस, जो घाटा जितना हो चुका उसको रोक दो।
ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये क्रेडिट कार्ड में क्या करेंगे भाई, चेक तो दे ही नहीं रखा, ईसीएस लोगों ने लगवा नहीं रखा क्योंकि वो तो मिनिमम पर है भाई, ये सिविल का केस कर देंगे। अरे सिविल का केस तो 10,000 रुपए के लिए भी कर सकते हैं, 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, पर ये करते क्यों नहीं? क्योंकि ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा इनका। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा, वो 3 महीने के बाद होता है। अगर ये बहुत से केसों को लोगों के ऊपर केस करेंगे, बहुत ज्यादा इनका एनपीए बढ़ जाएगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनका शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा, हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। दूसरा, लोग बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, बैंकिंग नहीं करेंगे, आरटीजीएस नहीं करेंगे या आईएमपीएस भी नहीं करेंगे, एफडी नहीं खुलवाएंगे, आरडी नहीं खुलवाएंगे, वहां पे बैंकिंग नहीं करेंगे उस बैंक के साथ, क्योंकि वो डर जाएंगे भाई ये तो नंगड़ होगा। एनपीए का मतलब नंगड़ होना, सामान्य बोलचाल की भाषा में। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, क्यों डूब गया? उसका 26% एनपीए हो गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने उसका वापसी नहीं दिया। तो ऐसे ही इनको अपने नंगड़ होने का खतरा है, आपके नंगड़ होने का नहीं, खुद से भी नंगड़ हो जाएंगे। यही कारण है कि या उसको राइट ऑफ करते हैं या फिर ये उसमें सेटलमेंट ही करते हैं। अगर आप सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो लाखों आदमियों के साथ ये ठगी कर रहे हैं चवन्नी छाप, सेटलमेंट के नाम पे फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं। अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, कोशिश करें जब भी आप सेटलमेंट करें वन शॉट में उसको क्लियर करें, नहीं तो ये 3-4 बार में भी आपको टाइम दे देंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, मान लो आपको 4 महीने का टाइम मिल गया और आपने 3 महीने इनकी टाइमली किस्त दे दी, जितना भी आपकी सेटलमेंट हुई, अगर जेन्युइन सेटलमेंट भी किया और 1 महीने की टाइम पे नहीं दे पाए, 1 दिन भी लेट हो गए, तो उस सेटलमेंट को कैंसिल कर देंगे। कहेंगे भाई जो टर्म कंडीशन रखी गई थी वो आपने ब्रेक कर दी, अब ये सेटलमेंट कैंसिल होगी, अब दोबारा से उतने पैसे दे दे। और सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि सेटलमेंट करते समय कोई भी चेक नहीं देना किसी भी को भी चवन्नी छाप को। अगर आपने चेक दे दिया, क्योंकि जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने कोई चेक दिया ही नहीं, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी चेक नहीं लेता क्रेडिट कार्ड देते हुए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ही सबसे बड़ा घमासान मचा हुआ है यार। वो पैसा 6% पे इनका चढ़ रहा है होम लोन में, इधर 60% पे चढ़ा रहे हैं, 10 टाइम इंटरेस्ट है, 10 गुना ब्याज इनको मिल रहा है। इसी कारण ये आपसे उस टाइम चेक नहीं ले रहे हैं। अगर कोई आपको ऐसा कह रहे हैं कि सेटलमेंट के टाइम पे चेक देना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी इनको चेक ना दे, क्योंकि अगर आपने चेक दे दिया तो ये 138 का चेक बाउंस का आपके ऊपर केस करेंगे और आपके घर से कम 1,000 किलोमीटर दूर करेंगे। हो सकता है 5,000 किलोमीटर दूर कर दे। दिल्ली का होगा तो मुंबई में कर देंगे, मुंबई वाले का गुजरात में कर देंगे, गुजरात वाले का केरला में कर देंगे और केरला वाले का ठाके जम्मू कश्मीर में कर देंगे गुमदरियो। अगर ये चेक बाउंस का केस करेंगे तो आपको जमानत करवानी पड़ेगी, बेल करवानी पड़ेगी, हर तारीख पे वहां पे जाना पड़ेगा। अगर आपको चेक बाउंस के बारे में पूरा जानना है तो चेक बाउंस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले। किसी भी चवन्नी छाप को सेटलमेंट करते समय चेक ना दे, कभी भी कोशिश करें वन शॉट में सेटलमेंट करने की। अगर फिर भी आप 2-3 बार में ही करना चाहते हैं तो पहले अपना बजट देख ले कि मैं 3 बार में इनके ये पैसे जितने में ये सेटलमेंट कर रहे हैं दे पाऊंगा कि नहीं। वैसे तो 75% तक डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन वो 25% पैसा भी आप देखें कि मेरे पास 25% पैसा अगले 3 महीने में हो पाएगा कि नहीं टाइमली। अगर 1 दिन भी लेट हो गया तो वो सारे पैसे गए बंक के बाड़े में। डरे घबराए नहीं। अगर आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। ये कोई भी सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। आपका पर्चा नहीं दर्ज हो सकता, कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में, और ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है तो समझ लो वो चवन्नी छाप है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है। यहां पे
पुलिस का काम है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे लोगों से उसके पैसे लेके किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दिलवाना। लाखों आदमी इन 54 छापों की वजह से सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड करने की कगार पे पहुंचा रखा है, क्योंकि लोगों को इन्होंने खुद से क्रिमिनल घोषित कर रखा है। कानून ने आपको क्रिमिनल घोषित नहीं किया है, इन 54 छापों ने आपको कर रखा है। इसीलिए लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर आ रहे हैं। यह 54 छाप आपके माइंड को हाईजैक कर रहे हैं। हमारे साथ लोग टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करने आते हैं, कहते हैं सर दवाई लेने से भी नींद की दवाई लेने से भी नींद नहीं आ रही। अरे नींद कैसे आएगी यार, माइंड को हाईजैक कर लिया इन्होंने, भिखमंगों ने आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया। ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी हमारी वीडियो देख के सुसाइड करने से बच चुके हैं, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता लग गए हैं, उनके अधिकार पता लग गए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आया, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, डीएम साहब का भी नोटिस आया है, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है तो उसको 1 करोड़ रुपए में उसको सेल कर दे सरफेसी एक्ट लगा के। देखने में यही आया कि 54 छाप यही काम करते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपका 20% से कम अमाउंट रह गया किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को देने का, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, वो लागू ही नहीं होता। अगर आपके 50% पैसे जा चुके हैं तो आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। डीआरटी से आप संतुष्ट नहीं है, सर्टिफाई नहीं है, तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं, वहां से भी नहीं है तो आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया, अन्य किसी तरह का नोटिस आया, कितने भी करोड़ का आपका लोन है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने से पहले या पर्सनल मीटिंग करने से पहले एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा। जो ये नारा नहीं लगा सकते वो आगे जाके भीख मांगे। जय ससुराल वालों की।